नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को हत्या करने की दी है धमकी। बताएंगे क्यों इतनी बुरी तरीके से बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, सरकार बनते ही भाजपा के नेताओं को किया जाएगा गिरफ्तार। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने, और नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बोलकर किसने निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में चुनावी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा को भंग कर दिया है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। साथ साथ चुनाव में उतरते ही, नामांकन भरते ही विनेश फोगाट जीत की ओर बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का बड़ा कार्यक्रम हुआ है नामांकन को लेकर, और राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैलाने का दावा पूरी तरीके से फेल हो गया है। बताएंगे अमेरिका में राहुल गांधी को लेकर झूठे और तथ्यहीन दावे किए जा रहे थे, इसका करारा जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया है दोस्तों आईटी सेल के कई सारे लोग। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने दूसरे लिस्ट को जारी कर दिया। बताएंगे कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है, और मोहन भागवत के बयान से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले को लेकर है बैकफुट पर। एक एक करके चलेंगे सारी ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर सबसे पहले बदलाव की बयार को बहाता दिखाई देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिक्कत जरूर बताएगा दोस्तों कि हरियाणा के हर गांव में किस पार्टी की हार होने वाली है। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने अमेरिका में एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विवादित बताते हुए सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी सिख समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें कभी किसी सिख को यह दिक्कत ना हो कि वो अपने हाथ में कड़ा पहने या फिर गुरुद्वारा जाए, उसको अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई और बातें एक बड़े से इंटरव्यू में कहा था दोस्तों, लेकिन छोटा सा क्लिप काटकर राहुल गांधी को सिख विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जानबूझकर प्रदर्शन किया गया दोस्तों। इसमें सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के बैनर लटके हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का नेता तरविंदर सिंह कहता है कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो वही हाल होगा तेरा जो तेरी दादी का हुआ था। यानी खुलेआम राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है, उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा खुलेआम मारने की धमकी देना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अब आलोचना का पात्र भारतीय जनता पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शेयर करते हुए लोगों ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस तरीके का बयान देना, उनको मारने की धमकी देना साफ तौर पर भारत के किसी व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं होगा, और इस तरीके के बयान देने वाले सारे व्यक्तियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। यह साफ तौर पर काफी गंभीर मामला है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अनंतनाग के अंदर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को 20 और सीटें मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल के सलाखों के पीछे होते। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें पार करने का जो सपना था उसको इंडिया गठबंधन ने तोड़ दिया। 240 सीटों पर आकर ये लोग सिमट गए। अगर हमें कुछ सीटें और मिल जाती, 20 सीटें और मिल जाती, तो ये सब जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि ये लोग जेल में रहने के लायक ही हैं। खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और एनसी के गठबंधन को लेकर बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। खड़गे ने आगे नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने केवल देश के साथ धोखा किया है, देश को केवल झूठों के जाल में पकड़कर रखने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए खड़गे की ओर से कई और बयान दिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताए जाने पर अब बीजेपी के लोगों की बौखलाहट देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ हरियाणा में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधानसभा को भंग किया जाएगा। दरअसल दोस्तों विधानसभा की कार्रवाई मार्च के अंदर हुई थी, और अब सितंबर का महीना चल रहा है, तो लगभग 6 महीने पूरे होने को है, और 6 महीने के अंदर विधानसभा का एक बार फिर से सत्र बुलाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो सत्र तो बुलाया नहीं जा सकता, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल के पास अनुशंसा भेज दी है दोस्तों। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, और अब गवर्नर की ओर से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी को कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों समझ सकते हैं आप कि कैसे हरियाणा को लेकर बीजेपी ने बड़ा मिसमैनेजमेंट किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा भंग करवाना पड़ा। और जो इस्तीफा 4 अक्टूबर को आने वाला था, रिजल्ट आने के बाद वो पहले ही अब आ गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समय से पहले इस्तीफा देकर अब कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू करके एकदम सही किया है, क्योंकि अब इस्तीफे को लेकर उन पर दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को वैसे भी जब हरियाणा के रिजल्ट सामने आते तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ता। आप लोग की जो भी राय हो, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ मशहूर पहलवान और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जुलाना विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। फोगाट को 86 कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन मिला है दोस्तों। आपको बता दें कि जो टिकट की मांग कर रहे थे उनमें से लगभग सारे नेताओं ने एकजुटता के साथ विनेश फोगाट का समर्थन करने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि 2 साल पहले हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा बिना सुरक्षा के हमसे मिलने के लिए आए थे। हरियाणा में खेल की स्थिति खराब है, मैं अनुरोध करती हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं विधानसभा में जनता
के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। मुझे कभी नहीं ऐसा लगता कि जुलाना की बहू हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जुलाना की बेटी हूँ। मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, अब यह आप पर है कि आप मुझे वोट दे और मुझे जिताए। कुल मिलाकर दोस्तों विनेश फोगाट के समर्थन में एक भारी जनसैलाब भी देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का एक सैलाब देखने को मिल रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और वैसे भी जननायक जनता पार्टी की सीट हुआ करती थी, तो अब जननायक जनता पार्टी का वो कोई पुराना रुतबा तो रहा नहीं है। पार्टी केवल नाक की लड़ाई लड़ रही है। जैसे तैसे जननायक जनता पार्टी एक दो विधायक को जिताकर अपनी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में जाने से रोकना चाहते हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गृह मंत्री जी, उनके बेरोजगार गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे प्रवक्ताओं और नोएडा मीडिया यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थक एंकर के लिए पेश है राहुल गांधी की पूरी डिटेल। जो राहुल गांधी ने यूएस में मुलाकात की थी, उनकी पूरी जानकारी दे दी गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से, सुरेंद्र राजपूत की ओर से बताया गया है कि राहुल गांधी ने यूएस के लॉ मेकर यानी कानून बनाने वाले लोगों से रेबर्न हाउस में मुलाकात की है, जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी के साथ जो मौजूद है सारे के सारे अमेरिका में कानून बनाने वाले लोग मौजूद है, यानी जिसे एमपी हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है। वही सारे कांग्रेसमैन वहां पर राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ बातचीत को होस्ट कर रहे हैं ब्रैडली जेम्स और कांग्रेसमैन जोनाथन जैक्सन भी वहां पर मौजूद है। आर ओ खन्ना भी मौजूद है, जो कई बार नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर भी सक्रिय दिखाई देते हैं। दोस्तों राजा कृष्ण मूर्ति भी जो कांग्रेसमैन है वो भी मौजूद थे। श्री थानेदार भी यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेसमैन है वो भी। और इसी के साथ में बारबा ली और कांग्रेसमैन जीसस जी गार्सिया भी मौजूद थे और कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर भी मौजूद थे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो पीओके को लेकर भारत के खिलाफ स्टैंड लेती हैं, तो राहुल गांधी के मुलाकात में ये क्यों बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों ये तो कार्यक्रम कांग्रेसमैन यानी वहां के पार्लियामेंट के लोगों ने आयोजित किया था, इसमें सारे लोग मौजूद है। तो एक इल्हान उमर भी मौजूद है और इल्हान उमर के मौजूद होने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू का समर्थन करते हैं। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम में कई सारे ऐसे लोग शामिल रहते हैं जो उनके विरोध में रहते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते। कांग्रेसमैन हैंग जॉनसन भी मौजूद रहे। दोस्तों कुल मिलाकर सबके नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से दे दिए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी राय जो लिखा है। साथ साथ कश्मीरी पंडितों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वादा किया है। कहा है राज्य में अगर सरकार बनेगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान जो कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए प्रोग्राम चलाए गए थे, उनको एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा, यानी घाटी में बसाने को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। साथ साथ दोस्तों इल्हान उमर की मौजूदगी को लेकर बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इस पर जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि वो सांसदों में एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर राहुल गांधी से मिली है। ऐसा नहीं है कि इल्हान उमर ने अलग से जाकर राहुल गांधी से कोई मुलाकात की है, पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। अगर बीजेपी को इससे समस्या है तो तुरंत अमेरिकी राजदूत को तलब करे और बताए कि इल्हान उमर को क्यों राहुल गांधी के कार्यक्रम में भेजा गया था। दरअसल दोस्तों क्योंकि वो अमेरिका की एमपी है, तो पूरे ग्रुप के साथ में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर विरोध जता रहे हैं। लेकिन उनको अपने विदेश मंत्रालय का विरोध करना चाहिए और पूछना चाहिए कि राजनायिक की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। पवन खेड़ा बोले, कहा राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने वाले हैं। क्या अमित शाह जिस बात से सहमत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम आज अमित शाह को चुनौती देते हैं कि इस पर अपनी सरकार और पार्टी का स्टैंड क्लियर करे। भारतीय जनता पार्टी के लोग रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन खुद जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दोस्तों ये ज्यादातर दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं फेक दावा करते हुए हरियाणा के चुनाव को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ टिप्पणी की है। टाइम्स नाउ नव भारत की ब्रांडिंग के साथ में आरक्षण खत्म करने को लेकर फेक दावा फैलाया जा रहा था। टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से बताया गया है कि ये जो टेम्पलेट है ये पूरी तरीके से गलत है, जानबूझकर फर्जी खबर फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेता ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर तो विफलता मिल गई है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहेंगे दोस्तों वैसे वैसे और भी हरकतें की जाएगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की ओर से पूरे मामले पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरियाणा पुलिस को टैग किया गया है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जारी किया उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट। ब्रिजेंद्र सिंह को उचाना से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि उचाना कला वो सीट है जहां से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देवेंद्र अत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ब्रिजेंद्र सिंह के साथ मैदान में उतरी है। क्या ब्रिजेंद्र सिंह यहाँ पर इतिहास रचेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, बड़ा सवाल है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुरुक्षेत्र की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी की ओर से बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, जबकि अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर क्या 25 ऐसी सीटें होगी जहां पर फ्रेंडली फाइट होगा, यानी महायुति गठबंधन में आपसी तालमेल में ही एक तरीके का झोल देखने को मिल रहा है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब इस बात की चर्चा चल रही है कि 25 ऐसी सीट रखी जाए जहां पर फ्रेंडली मैच हो, ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवार मैदान में उतार सके। आपको बता दें कि 288 सीटों के बंटवारे के बावजूद अभी तक आंकड़ा सारी पार्टी के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों और यही बड़ा कारण है कि अब अलग से चुनाव लड़ने की बातें भी चल रही है, यानी एक ही सीट पर एनडीए गठबंधन दो उम्मीदवार उतारना चाहता है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोहन भागवत आरक्षण का समर्थन करते हुए बयान देते हुए कहने लगते हैं
हैं कि घर में जब दूध आता है और दूध की थोड़ी कमी भी रहती है तो फिर घर में अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसी को दूध दिया जाता है ताकि वो हेल्दी बन जाए। इस पर पवन खेड़ा बोले, कहा श्री मोहन भागवत के अनुसार दलित होना और बीमार होना एक बात है और यह उनकी असली और घटिया मानसिकता को दिखाता है। यानी दोस्तों जिस तरीके से मोहन भागवत पूरे आरक्षण की चर्चा के बीच में बीमारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो घर में सभी लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं, इसी तरीके से आरक्षण है। यानी दोस्तों दलित और ओबीसी समाज के लोगों को जानबूझकर मोहन भागवत बीमार बताने की कोशिश कर रहे हैं। पवन खेड़ा की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि मोहन भागवत के अनुसार दलित होना और पिछड़ा बीमार होना एक बात है, यह है असली इनका चेहरा और घटिया इनकी मानसिकता। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अंदर कई सारे लोगों के नाम ऐड किए हैं। दोस्तों मुंबई में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर भारतीयों का एक भी नाम जारी नहीं किया है। दोस्तों मुंबई में बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई है लेकिन इसमें भी एक भी उत्तर भारत का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नजरों में पूर्वांचलियों की यही वैल्यू है। यानी दोस्तों महाराष्ट्र जहां पर बाहरी और मराठी का मामला काफी ज्यादा चलता है और खासकर मुंबई के अंदर जहां पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है इसमें एक भी बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। तो क्या साफ तौर पर उनका जानबूझकर अपमान किया जा रहा है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटॉक का ऐलान हो रहा है, टिकटॉक का बंटवारा हो रहा है दोस्तों, इस हिसाब से हो रहा है कि कितने लोग मनोहर लाल खट्टर के कहने पर चुनाव लड़ेंगे, कितने लोग आरएसएस के कोटा से हैं और कितने लोग राव इंद्रजीत के कोटे से हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने खुद के भी उम्मीदवार उतार रखे हैं, 4 से 6 उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के हैं। कुलदीप बिश्नोई भी 3 अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर चुनाव लड़वा रहे हैं। दोस्तों बाकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कोटे से भी 2 टिकट बांटे गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सब अपने अपने हिसाब से दबाव बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को टिकट उसके हिसाब से देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखिए जरूर। साथ साथ दोस्तों कश्मीर के अंदर बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उनको आतंकी फंडिंग मामले को लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दोस्तों आगामी जम्मू कश्मीर के चुनाव से एक दिन पहले उनको वापस जेल में लौटना पड़ेगा। आपको बता दें कि जैसे ही जेल से बाहर निकले वैसे ही राशिद ने कहा कि मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के नया कश्मीर नैरेटिव से लड़ूंगा जो कश्मीर पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ भी किया है लोगों ने उसे नकार दिया है। मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों उनकी मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में और ज्यादा पलटवार देखने को मिल सकता है। एक तरीके से चुनाव में उनका अभियान और ज्यादा 2 गुना होता हुआ नजर आ सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में नूह के इनेलो में जाकिर के बेटे को दिया गया टिकट। जाकिर हुसैन है भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बोले, कहा इनेलो बसपा और जननायक जनता पार्टी तीनों के तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराना इनका एकमात्र लक्ष्य है, हालांकि ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। साथ साथ दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कहा अगर युद्ध के समाधान के लिए यूक्रेन और रूस भारत की सलाह चाहते हैं तो हम हमेशा सलाह देने के लिए इच्छुक है। जयशंकर के इस बयान पर तंज कसते हुए नेहा सिंह राठौर बोली, कहा आप मेरी सलाह मानिए और पहले अपने घर में लगी आग को बुझाइए, मणिपुर में जाइए विदेश मंत्री जी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही तरीके के भ्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ बिहार में क्या अब साथ में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के साथ बिहार के भी इलेक्शन होंगे। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि आरजेडी या फिर भारतीय जनता पार्टी को मनाया जाए और फिर से चुनाव जल्दी से जल्दी कराने को लेकर राज्यपाल के पास नोटिस भेजा जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पटौदी विधानसभा से कर्मठ साथी प्रदीप जाटोली जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या उनको आम आदमी पार्टी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी, बड़ा सवाल है। साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था दोस्तों। इस दौरान जबरदस्त तरीके का जन सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें कि बहुजन समाज की एकता के लिए जन सैलाब दिल्ली में उमड़ा है। उन्होंने खुद से जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों कई मांगों को लेकर दिल्ली के एक स्टेडियम में इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जहां पर केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद दौड़े चला आता है। देश के हुक्मरानों के नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन युवाओं ने बहुजन एकता की इस जंग की सिपाही बनने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आजाद समाज पार्टी की ओर से कई सारे मांग सामने रखे गए हैं। टोटल 10 मांग है जिसमें वर्गीकरण को लेकर भी विरोध किया गया है। ओबीसी जनगणना कराकर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई है। साथ साथ अन्य कैटेगरी में भी आरक्षण की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। एससी एसटी में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग यानी जो लाखों की संख्या में है पूरा कराकर छोड़ेंगे। सफाई कर्मियों की नौकरी में ठेकेदार समाप्त कर पक्की नौकरी देने व गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जननायक जनता पार्टी के साथ में आजाद समाज पार्टी की ओर से अलायंस किया गया है, तो दूर तक ये मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं युवाओं को वचन देता हूं कि मैं खुद शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग कराऊंगा। दरअसल दोस्तों हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी अपनी सरकार बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रिजल्ट जाने वाला है दोस्तों। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इस तरीके के बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर तंज भी कसे।
उन्होंने कहा कि अब ये सत्ता में कुछ दिनों के लिए बचे हुए हैं, तो इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से शासन चला रही है उसके मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 25,000 नौकरी देंगे? क्या ये संभव है? क्योंकि अगर उनको वाकई नौकरी देने के तरीके पता होते तो शायद अब तक नौकरियां दे दी गई होती। लेकिन बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है दोस्तों। साथ दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को बुधवार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर के लिए बढ़ा दी है दोस्तों। इसी के साथ में पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि क्या सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया कि सिखों के पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे। क्या देश में सिखों को पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? ये सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है क्योंकि यही लोग उल्टा सवाल खड़ा कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर, जबकि राहुल गांधी ने एकदम सा जनरल सा स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें गोड्डा जिले के महगांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव की घंटी बजने वाली है और यहाँ अन्य राज्यों के गिद्ध मंडराने लगे हैं। सोरेन ने आगे कहा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ के लोग पलायन करने पर विवश हो गए हैं, लेकिन केंद्र के मुखिया एक बार भी वहाँ नहीं गए। सीएम ने आगे कहा कि इन लोगों को केवल सत्ता से मतलब है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर जनसेवक पार्टी के संयोजक बलराज कुंडू ने जुलाना विधानसभा सीट पर विनेश फोगाट का समर्थन करने का ऐलान किया है। विधायक बलराज कुंडू इससे पहले पार्टी उम्मीदवार परमजीत कुंडू को उम्मीदवार बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब हरियाणा जनता पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जाएगा। विनेश फोगाट लगातार मजबूत होती चली जा रही है, उनको जोरदार समर्थन मिल रहा है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर संजौली मस्जिद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि वह एक अवैध मस्जिद है और उसे ढहा देना चाहिए। देश में जितनी भी अवैध मस्जिदें और मदरसे हैं उन्हें भी ढहा देना चाहिए। जहां जहां हिंदू आबादी है वहां मुसलमानों को बसाने की साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, लगातार तीसरी बार मंत्री बने और इस तरीके के बयान बेफिजूल बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वैमनस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों हेमंत सोरेन बोले, कहा चुनाव की घंटी बजने वाली है, यहाँ अन्य राज्यों के गिद्ध मंडराने लगे हैं। मणिपुर 1 साल से जल रहा था और लगातार जल रहा है, वहां पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहां के लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मुखिया एक बार भी वहां नहीं गए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब इनकी नजर झारखंड पर है। हेमंत सोरेन की ओर से लोगों को सचेत करते हुए ये बातें स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। साथ साथ वंदे भारत के शीशे को बदलने की प्रक्रिया देखी गई, लेकिन इसे कई सारे आईटी सेल के लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बताकर फैलाना शुरू कर दिया कि ये तो खड़ी ट्रेन को तोड़ने का काम चल रहा है, ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, एक तरीके से भारतीय रेल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब डिटेल में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि ये तो पहले से ही तय कार्यक्रम था और विंडो को बदलने का ये पूरा कार्यक्रम था दोस्तों, जिसे ये बताकर फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ट्रेन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेटिंग वाले बयान दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े पोर्टल से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन है, और ऐसे में इस पर आप तंज कसते हुए और निशाना साधते हुए नेहा सिंह राठौड़ बोली, कहा पिछले 2 दिनों में वंदे भारत का शीशा बदलने को रेल जिहाद बताकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहां गए सारे जहर खुरान, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आओ बताओ ये क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों ये शीशा बदलने को लेकर एक प्रक्रिया है जिसे पालन किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर अफवाहें फैलाई जा रही है कि ट्रेन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप लोग को याद होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ट्रेन को लेकर सवाल खड़े हुए थे, ट्रेन के डिरेलमेंट को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि लोग पटरियों पर सामान रखकर ट्रेन को जानबूझकर डिरेल कर रहे हैं। इस तरीके की थ्योरियां चलने लगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी के मंत्री को अपने कामों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और आईटी सेल का काम आईटी सेल वालों को छोड़ देना चाहिए, मंत्री जी को केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा था। ऐसा लगता है कि मंत्री जी खुद से रील बनाते हैं रेलवे का और इसीलिए रेलवे की बदहाली को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों मॉस्को ने अब वोट डालकर जज को चुनने का एक पूरा कार्यक्रम तय किया है, यानी जज को तय करने के लिए लोग खुद से वोट डालेंगे और जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा उसे जज घोषित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों दुनिया भर के अंदर जजों की नियुक्ति को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते आ रहे हैं। भारत के अंदर भी जजों की नियुक्ति को लेकर एक सवाल रहता है। एनजेक लेकर आई थी मोदी सरकार, लेकिन बाद में कोर्ट की ओर से एनजेक को बंद कर दिया गया दोस्तों। अब एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है। गवर्नर का पोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए से लेकर भी जोरदार तरीके की डिबेट है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किरीट सोमैया के पत्र से सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिला तंज कसने का मौका। आपको बता दें कि किरीट सोमैया बार बार महागठबंधन और शिवसेना यूबीटी के पीछे पड़े रहते हैं दोस्तों। कई सारे सबूत लाकर कई तरीके की थ्योरियां डेवलप करते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी ने ही उनको टिकट देने से मना कर दिया दोस्तों। ऐसा लगने लगा कि महाराष्ट्र में उनके लिए अब कोई बीजेपी के नेता और उनकी बैठक के दौरान कोई बातचीत चल रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत है तो विनेश फोगाट के सामने आकर चुनाव लड़के दिखाए। जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला दोस्तों नामांकन के दौरान, साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि विनेश फोगाट अपनी सीट बड़े अंतर से निकाल लेंगे। साथ साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले एक बड़े नेता की ओर से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया है दोस्तों। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे जवाहर
सरकार की ओर से भाजपा पर तंज कसते हुए कहा गया कि इतिहास में याद रहेगा कि भारत में एक ऐसा इंसान हुआ था जो देश बदलने आया था, फिर ड्रेस बदलने में लग गया। आपकी क्या राय है दोस्तों, किसके लिए ये निशाना साधा गया है, किसको तंज भरे लहजे में ये बातें कही गई है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।